अस्सलाम वालेकुम। खैर मकदम है आपका, आप सभी तलबा व तालिबात का इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के बराह रास्त नशरियात में, जिसमें हम मुताला करते हैं BEG-LA 135 का, यानी कि जो मबनी है इंग्लिश इन डेली लाइफ पे, यानी अंग्रेजी जबान जो है रोजमर्रा की जिंदगी में। जो BEG-LA 135 आपका कोर्स है, इसमें हम जो है रोजमर्रा की जिंदगी में अंग्रेजी जबान का जो इस्तेमाल है वो सीखते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि अंग्रेजी जबान का इस्तेमाल किस तरह से हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, किस तरह से छोटी छोटी बातों में, किस तरह से रोजमर्रा की बातचीत में करेंगे। तो आज जो हमारा आज का उन्वान है, आज का मौजू जो है, जो आपकी तीसरे यूनिट पे मबनी है, उस पे हम सीखेंगे एहसासात, यानी कि फीलिंग्स का किस तरह से हम मुजाहरा करेंगे अंग्रेजी जबान में, अंग्रेजी जबान के जरिए अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम अंग्रेजी जबान इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हम किस तरह से अपनी जो फीलिंग्स है, अपनी जो एहसासात है, उनका किस तरह से हम मुजाहरा करेंगे। तो इसकी साख्त पे अगर हम नजर डालते हैं, नजर दौड़ाते हैं, तो हम पहले ही इसमें मकासद देखेंगे कि इस यूनिट को हमारा जो मुताला करने का मकसद या हमारे मकासद जो है वो क्या होंगे। इसके बाद हम एक इसमें पढ़ने के लिए हमारे पास एक कहानी है जिसका जो उन्वान है वो मोहब्बत है। उसके बाद कुछ अल्फाज ग्रामर में हम देखेंगे। मुतलिक फ़ैल, मुतलिक फ़ैल किसे कहते हैं, कहाँ कहाँ किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। फिर बोलने में हम देखेंगे शाइस्ता, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी थोड़ा, अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में भी हमने इसका मुताला किया था कि शाइस्ता तरीके से हम किस तरह से, तो आज किस तरह से बातचीत करते हैं, किस तरह से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शाइस्ता तरीकों को या उसके उन जो उसके कवायद हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो आज भी उस उन्वान पे हम नजर दौड़ाएंगे। उसके बाद सुनने में हम देखेंगे मतन को किस तरह से मुकम्मल किया जाता है। तहरीर में हम देखेंगे, यानी कि लिखाई में हम देखेंगे पैराग्राफ। हम अपनी अंग्रेजी जबान में, जो कि हमारा एक बिल्कुल जिसको हम बेसिक कहेंगे, लिखने का, तहरीर करने का जो मौजू हमारा होता है वो पैराग्राफ होता है कि हम पैराग्राफ किसको कहेंगे, किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से हम एक अच्छा पैराग्राफ लिख सकते हैं। उसके बाद आपके अपने इस्तेमाल के लिए कुछ तलफ़ुज़, जिसको हम प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, कुछ अल्फाज होंगे जो आप सीखेंगे अपने ब्लॉक में, इस यूनिट में जब आप मुताला करेंगे। तो कि कुछ अल्फाज हम अंग्रेजी में उनका तलफ़ुज़ क्या है, किस तरह से हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं या उनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम पहले ही मकासद की तरफ देखें, तो मकासद में हम पहले देखते हैं इस यूनिट में हमारा मकसद जो है वो है आपकी मदद करना, किसको समझने में, एहसासात को समझने में। क्योंकि एहसासात जो है वो इंसानी फितरत से बिल्कुल बराह रास्त जो है जुड़े हुए होते हैं। हमेशा हम सुबह की हमारे उठने से लेके रात को वापस जो है सोने तक इंसान मुख्तलिफ एहसासात का मुजाहरा करता है। तो इस यूनिट में हम आपकी मदद करेंगे उन एहसासात को समझने में, और किस तरह से हम जो है मुख्तलिफ एहसासात को मुख्तलिफ लहजे के जरिए उनका मुजाहरा करते हैं, मुख्तलिफ लहजे का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि एक ही लहजे में हम जो है एहसासात को उनका इजहार नहीं करते हैं। एक ही लहजे में हम सारे ही एहसासात का मुजाहरा नहीं कर सकते हैं। हमें मुख्तलिफ लहजे दरकार होते हैं, हम मुख्तलिफ लहजों का इस्तेमाल करते हैं अपने मुख्तलिफ एहसासात का इजहार करने के लिए या फिर जुबानी दरख्वास्तें करने के लिए। क्योंकि जुबानी दरख्वास्तें जब हम करते हैं तो बहुत सारे एहसासात का हमें जो है दरकार होते हैं, हमें उनकी ज़रूरत होती है अपनी जुबानी दरख्वास्तें करने के लिए। अल्फाज में फ़र्क करेंगे, उनको जो उनमें मस्बत या मनफी जज्बात जो उन अल्फाज के ज़रिए हम जिनका इजहार करते हैं, उन अल्फाज में फ़र्क सीखेंगे कि किन अल्फाज के ज़रिए हम मस्बत जज्बात का इजहार करते हैं या फिर किन अल्फाज के ज़रिए हम मनफी जज्बात का इजहार करते हैं, जिनको हम पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग्स भी कहते हैं। तसव्वुर करेंगे और एहसासात के बारे में लिखना आप सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी चीज का तसव्वुर कर सकते हैं और किस तरह से हम उस चीज से जुड़े हुए, उस ख्याल से जुड़े हुए एहसासात के बारे में लिख सकते हैं।
किस तरह से आप तस्वीर को देखकर लोगों को लिखेंगे और उनको बयान करेंगे। यानी कि अगर आपको किसी शख्सियत के बारे में, किसी शख्स के बारे में लिखना है, किस तरह से आप उनकी तस्वीर को देखकर ही उन लोगों को बयान करेंगे, उनकी शख्सियत को बयान करके करेंगे, सिर्फ तस्वीर को देखकर ही। हालात को सुनना और एक तरीकाकार तजवीज करना, यानी कि हालात को, कोई भी हालात हमारे इर्द गिर्द में, हमारे गिरदो नवाह में होते हैं, उन हालात को हम कैसे सुनेंगे और क्या तरीकेकार जो हम तरीकेकार का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा तरीकेकार हम रखेंगे, कौन सी तजवीजें देंगे। और हालात को सुनने के बाद मुनासिब एहसासात को उनके साथ जोड़ना हम सीखेंगे। यानी कि जब भी हम कोई हालात को सुनते हैं, किसी भी हालात के बारे में सुनते हैं, उनके साथ जो मुंसलिक हमारे मुनासिब एहसासात होते हैं, उनके साथ जुड़े हुए, उनको किस तरह से हम उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। यानी कि कोई मिसाल के तौर पे हमने कोई खबर सुनी, तो इस खबर को सुन के हमारा क्या रद्द अमल होगा, कौन सा एहसास ऐसा होगा जिसका हम मुजाहरा करेंगे। तो वो हम सीखेंगे कि हालात को सुनने के बाद मुनासिब एहसासात को किस तरह जो है अमल में लाया जाता है। अब हम आगे, मैं आपके सामने कुछ सत्रें पढ़ूंगी, कुछ जुमले हैं यहाँ पे जो मैं पढ़ूंगी, और आप इनको बड़ी बारीकी से इन पे नजर रखेंगे, ध्यान रखेंगे, सुनेंगे। मैं खुश हूं, मैं बीमार हूं, मैं अच्छा हूं, मैं खूबसूरत हूं, मैं हारा हुआ हूं, मैं फातेह हूं, मैं गूंगा हूं, मैं ठीक हूं या मैं ठीक नहीं हूं, मैं बुरा हूं, मैं अनाड़ी हूं, मैं एक गपशपी हूं, मैं ऐसा भी हूं, मैं बोर हूं, मैं गंदा हूं, मैं ठंडा हूं, या मैं कामयाब हूं, मैं नाकाम हूं, मैं प्यार करने वाला हूं, मैं सख्त हूं, मैं होशियार हूं, मुझे खुशी है, मैं एक उस्ताद हूं, मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं सुस्त सीखने वाला हूं, मैं ठीक नहीं हूं। अब जो मैंने जुमले आपके सामने पढ़े, इनमें से कौन से जुमले आपकी वजाहत करते हैं। यानी कि जो जुमले मैंने आपके सामने अभी, जिन जुमलों का मैंने मुताला किया, जो जुमले मैंने आपके सामने पढ़े, इनमें से कौन सा जुमला ऐसा है जो आपकी वजाहत करते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये मैं हूं। यानी कि क्या आप कामयाब हैं या फिर आप नाकाम हैं, क्या आप सख्त हैं या फिर आप नरम तबीयत के मालिक हैं, क्या आप होशियार हैं, क्या आप खुश हैं, क्या आप अच्छे इंसान हैं, क्या आप सुस्त इंसान हैं। तो इनमें से कौन सा जुमला जो है आपकी शख्सियत को जो है उसकी वजाहत करता है। इनमें से कौन सा जुमला है जो आपको आपकी वजाहत करता है, आपकी शख्सियत का जो है उसकी वजाहत करता है कि आप ऐसे हैं। अब जो जुमला आपको लगता है कि हाँ ये तो मैं हूं, ये मैं हूं, उस हर एक जुमले के गिर्द एक दायरा खींचिए जो इस बात का इजहार करे कि आप ज्यादातर वक्त कैसा महसूस करते हैं। यानी कि आप ज्यादातर वक्त कैसा महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं, ज्यादातर वक्त बीमार महसूस करते हैं या फिर ठीक महसूस करते हैं, अनाड़ी खुद को महसूस करते हैं या आसाबी महसूस करते हैं। तो जो जुमले आपको लगता है कि हाँ ये तो मेरी वजाहत करते, ये जुमला मेरी वजाहत करता है, या ये जुमला मुझे अच्छे से मेरी अक्कासी करता है, मेरी शख्सियत की अक्कासी करता है, तो ऐसे जुमलों को जो है उनके इर्द गिर्द आप एक दायरा खींचिए। क्यों? क्योंकि वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि आप ज्यादातर वक्त कैसा, किस तरीके का महसूस करते हैं। जब आप इस रोशनी में अपने जवाबात को देखते हैं तो आप किस तरह की तस्वीर बनाते हैं। वो तस्वीर आपके अपने तस्वुर के एक छोटे से हिस्से की एक छोटी सी झलक है। यानी कि जो अभी जिन एहसासात का मैंने अभी आपके सामने मुताला किया, जो एहसासात मैंने इन जुमलों के जरिए आपके सामने बोले और आपने उनके इर्द गिर्द जो है दायरे खींचे, अपने जवाबात को देख के आपको क्या लगता है, कैसी तस्वीर आप बनाते हैं, कैसी शख्सियत के मालिक है आप, कैसे एहसासात जो है आपकी अक्कासी करते हैं या फिर आप किन एहसासात का मुजाहरा करते हैं। तो ये जो सारे जो आपने इनके दायरे खींचे होंगे या खींचेंगे, तो वो तस्वीर आपके तस्वुर के एक छोटे से हिस्से की एक छोटी सी झलक है। यानी कि आपकी शख्सियत की एक छोटी सी झलक हमें देता है कि आप ऐसी शख्सियत के मालिक हैं या फिर आप ऐसे एहसासात के जो है मालिक हैं। आपका खुद का तस्वुर जो है इन तमाम अकायद और रवैयों पर मुश्तमिल है जो आपके एहसासात के बारे में रखते हैं।
यानी कि खुद का तस्वुर जो आप करते हैं वो उन तमाम रवैयों पर मुश्तमिल है जो आपके एहसासात, जो आप एहसासात के बारे में रखते हैं। यानी कि आपका अपना तस्वुर उन तमाम अकायद, उन तमाम अकीदों और रवैयों पर मुश्तमिल है जो आप रखते हैं, जिनका आप एहसास रखते हैं। आप कोई अकीदे रखते हैं किसी चीज को लेके, कोई रवैया रखते हैं किसी चीज को लेके, और वही रवैये और वही अकायद जो हैं, वही अकीदे जो हैं, आपके एहसासात के बारे, आप किसी एहसासात के बारे में जो रखते हैं, तो वो आपका तस्वुर बनाते हैं। यानी कि आपकी तस्वीर कशी करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि वो आपकी शख्सियत का इजहार करते हैं। आप अपने आप को जो है दरअसल इस बात का तयन करते हैं कि आप कौन हैं, यानी कि इन एहसासात के जरिए ही आप बताते हैं या फिर समझते हैं कि आप कौन हैं। जिस तरीके के एहसासात का आप मुजाहरा करेंगे, उस तरीके के एहसासात से ही इंसान का जो है मालूम चलता है, पता चलता है कि ये इंसान कैसी शख्सियत का मालिक है। जिन एहसासात का वो मुजाहरा करता है उसी से पता चलता है कि इंसान कैसा शिकार गोया, इंसान संजीदा है, खुशमिजाज है, खुश इखलाक है, कैसा इंसान है ये। और अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ ऐसे एहसासात हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है, या फिर आपकी शख्सियत में वो मनफी असर जो है डालते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप अपने आप पर काम कर सकते हैं। यानी कि कुछ एहसासात ऐसे इंसान में होते हैं जो इंसान को लगता है कि नहीं, ये बड़े बिल्कुल सही एहसासात है, सही एहसासात का मैं मुजाहरा कर रहा हूँ जो मेरी शख्सियत को जो है सही सही जो है एक साथ देते हैं। और अगर आपको लगता है कि कुछ एहसासात हमें ऐसे हैं जो हमें बदलने चाहिए, तो यकीनन आप उन पे काम कर सकते हैं और खुद खुद के अपने उस तस्वुर को बदल सकते हैं। यानी कि अगर आप गुस्सा करते हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं, काम कर सकते हैं ऐसे एहसास पे कि मैं ज्यादा गुस्सा ना करूं या ज्यादा मायूस ना हूं, क्योंकि ये मेरी शख्सियत पे बड़ा बुरा असर डालते हैं ये एहसास। तो आप उनको थोड़ा कम करके या उन पे काम करके अपने खुद के तस्वुर को जो है बदल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हम देखेंगे एक कहानी दी गई है, और आपके इस तीसरे यूनिट में बीईजीएलए 135 की तीसरे यूनिट में एक कहानी दी गई है जो कि लिखी है एक फ्रांसीसी अदीब ने, जिनका नाम जो है गाय मापसंत है। मैं इनके बारे में आपको थोड़ा बता दूं। गाय मापसंत जो है ये एक फ्रांसीसी अदीब थे, बहुत ही मशहूर अदीब थे, और उनकी ही एक कहानी जो है आपके इस यूनिट में शामिल की गई है। आपको जो है एहसासात से मबनी जो आपका सबक है उसको ज्यादा अच्छी तरह उसका मुताला कराने के लिए, आपको ज्यादा अच्छी तरह से वो समझाने के लिए गाय मापसंत की जो कहानी हम पढ़ेंगे, इसके बाद आगे कुछ सवालात दिए गए होंगे जिनका आप ये कहानी पढ़ के जो है जवाब देंगे, और कोशिश करेंगे कि आप उन सवालात को समझे, कहानी को अच्छे से उसका मुताला करें, उसको अच्छे से पढ़े, और जो आगे मंदरजा झेल सवालात आएंगे उन सवालात का जवाब दें। तो ये कहानी इस तरह से शुरू होती है। मैं सादा ज़ौक़ रखने वाला सादा आदमी हूँ। मैं देही इलाकों में पैदा हुआ था और कभी मैंने उन देही इलाकों को नहीं छोड़ा। यानी कि जो गाय मापसंत है ये अपने बारे में कहते हैं कि मैं एक सादा ज़ौक़ रखने वाला सादा आदमी हूँ। मैं देही इलाकों में पैदा हुआ था और मैंने देही इलाकों को कभी नहीं छोड़ा। इसलिए मुझे जमीन, ताजा हवा, हर चीज जो जमीन में उगती है, जानवर, सबसे प्यार है। यानी कि जो देही इलाके होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। अगर आप भी कई देही इलाकों में रहते हैं या देही इलाकों का जो है रुख करते हैं कभी, तो आप देखते होंगे कि कितना पुरसुकून वहां का मंजर होता है, वहां की आबो हवा कितनी ताजा होती है, जो वहां पे जमीन में उगने वाली चीजें होती है, हरियाली होती है, सब्जी होती है, वो सब इंसान के जो दिल को है सुकून पहुंचाती है। और वैसा ही गाय मापसंत यहाँ पे कहते हैं कि मैं चूंकि देही इलाकों में पैदा हुआ था, देही इलाकों में रहा था, तो इसीलिए मुझे जो है वहां की जमीन, ताजा हवा, हर वो चीज जो जमीन से निकलती है, उगती है, हर वो जानवर जो उन देही इलाकों में रहते हैं, सबसे प्यार था। हवा और आसमान सबसे। मुझे शिकार का भी बहुत शौक है, लेकिन जख्मी की नजर मेरे हाथों पर इसकी खाल या पंखों में मौजूद खून की मखलूक मेरे दिल को मुतासिर करती है। गाय मापसंत हमें कहते हैं कि
मैं शिकार करने का भी शौकीन हूँ, शौक रखता हूँ शिकार करने का, लेकिन ये यहाँ पे हमें बताते हैं कि कितने नरम दिल है, कितने नरम तबीयत के मालिक हैं कि शिकार करने के बाद अगर वो किसी जख्मी जानवर को देखते हैं या उनके उन खून से लथपथ पंखों को या उनके जिस्म को देखते हैं तो उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचती है, बहुत चोट पहुंचती है। आगे बढ़ते हुए इस साल मौसम खजा के आखिर में अचानक सर्द मौसम शुरू हो गया और मैं वहीं पे था। मेरे एक कजिन कार्ल डी रेनॉल, ये इनके एक साथी है, कजन है जिनका ये यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, कार्ल डी रेनॉल ने इसके साथ जाने और बतखों को गोली मारने की दावत दी। यानी कि इन्हें अपने गायमा पसंद को अपने एक कजन की तरफ से दावतनामा आता है, वो इनको दावत देते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, हम बतखों का जो है जंगली बतखों का वो शिकार करेंगे। हमने एक दिन सुबह के वक्त निकलना था और गुरूब आफ्ताब पर वापस आना था। यानी कि ये कहते हैं हम सवेरे निकलने वाले थे और पूरा दिन जो है हम शिकार करने वाले थे और जैसे ही आफ्ताब गुरूब होता, शाम हो जाती, वैसे ही हम वापस आने वाले थे। मेरा कजन एक आम देसी शरीफ आदमी था, मजबूत, सुर्ख चेहरा, खुश मिजाज, खुश तबा और बल्कि सुस्त। वो एक घर में रहता था, आधा दिलकश फार्म हाउस आधा किला। तो यहाँ पे ये अपने कजिन को जो है उनकी शख्सियत को, उनके जो एहसासात है, उनके जो मिजाज है, उनको बयान करते हुए उनकी शख्सियत का जो है इजहार करते हैं। पहले अगर आपने ध्यान दिया हो, जब मैंने पढ़ा, जब मैंने मुताला किया, वो अपने बारे में बताते हैं कि मैं सादा इंसान हूँ। अब यहाँ पे वो अपने कजिन के बारे में बोलते हैं कि वो एक देसी शरीफ आदमी है, मजबूत, सुर्ख चेहरा रखने वाले, खुश मिजाज, खुश तबीयत, बल्कि सुस्त। और वो कहते हैं कि वो एक ऐसे घर में रहते थे जो आधा दिलकश फार्म हाउस, जैसा कि अक्सर देही इलाकों में होते हैं फार्म हाउसेस, तो आधा जो उनका घर था वो आधा फार्म हाउस और आधा किला लगता था, जो एक वादी में जो है वाक़या था। मैं शाम को अपने कजिन के पास पहुंचा। ये जमा देने वाली सर्दी थी और हमें जल्दी थी, यानी कि सर्दी का मौसम था, बहुत ज्यादा सर्दी थी, जमा देने वाली सर्दी थी और इनको जल्दी निकलना था। रात का खाना इस बड़े कमरे में, जिसकी दीवारें और छत परिंदे, बगला, उल्लू, नाइट जार, गिद्ध और फाल्कन और हर किस्म के शिकारी हथियार से भरे हुए थे। यानी कि ये अब उस कमरे को जो है उसकी अक्कासी कर रहे हैं कि जिस कमरे में इन्होंने खाना खाया। अगर आप जो हमारे तलबा व तालिबात हैं वो ध्यान दे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह आपकी ये जो कहानी है आपको समझाने के लिए यहाँ पे दी गई है, आपके सबक में शामिल की गई है। आपके BGL 135 के बच्चे जो है उनके सबक में ये कहानी इसलिए शामिल की गई है ताकि आप मुताला करें, ध्यान से देखिए कि जो हमारे अदीब है, जो मैंने अभी जिक्र किया, गायमा बसंत जो है हमारे एक फ्रांसीसी अदीब है, किस तरह से उन्होंने हर एक चीज को बारीकी से जो है उसकी अक्कासी की है, किस तरह से उसको डिस्क्राइब, जिसको हम कहते हैं, किया है। कि जब आपको तो ये आप यहाँ पे सीख सकते हैं कि जब हमें किसी चीज को जो है उसकी अक्कासी करनी होगी तो किस तरह से हम बारीक बीनी से, बारीकी से उसके हर एक पहलू को जो है आगे रख सकते हैं, सामने रख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस कमरे में खाना खा रहे हैं, जब हम खाना खाते हैं हम कहते हैं हम खाना खा रहे हैं, अब अपने डाइनिंग हॉल में खाना खा रहे हो या अपने किचन में खाना खा रहे हो तो हम सादा तरीके से कह देते हैं कि हमने जी इस जगह पे खाना खाया। लेकिन आप यहाँ पे जो है ध्यान दीजिए कि ये उस कमरे को भी जो है बारीकी से उसकी अक्कासी कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसा कमरा था वो। उस कमरे में जिसकी दीवारें और छत परिंदे, बगला, यानी कि हर किस्म के जानवर जो इसके कजन ने उनका शिकार किया था भरे पड़े थे। यानी कि उनकी खालें होंगी या उनकी कोई और जो है कोई और उनके जिस्म का हिस्सा होगा, वो वहां पे उनकी दीवारें जो है उनसे भरी हुई थी। तो यहाँ पे पूरा हमें उस कमरे की भी अक्कासी कराते हैं। हमें मौके पर पहुंचने के लिए सुबह 3:30 बजे उठना था, जहां हम परिंदों का इंतजार कर सकते थे। यानी कि सर्दी के मौसम में जो परिंदे वहां आते होंगे वो बहुत ही सवेरे आते होंगे। और ये कहते हैं कि जिस मौके पर हमें पहुंचना था, जिस जगह पे हमें पहुंचना था जहां परिंदे आते हैं, वहां पहुंचने के लिए हमें 3:30 बजे ही उठना था, जहां हम परिंदों का इंतजार कर सकते हैं। यानी कि बहुत सवेरे उनको वहां पहुंचना था। इस जगह पर एक झोपड़ी बनाई गई थी ताकि हमें छेदने वाली हवा से किसी हद तक पनाह मिल सके।
ये कहते हैं वहां पे एक झोपड़ी भी थी, क्योंकि मैंने अभी जिक्र किया कि सर्द मौसम था, सर्द हवाएं चल रही होती उस वक्त, उस मौसम में, और इनको अपने आप को सर्द हवा से बचाने के लिए भी कहीं पनाह लेनी थी, तो इन्होंने वहां पे एक झोपड़ी भी थी जिसका ये इस्तेमाल कर सकती थी, जो दिन के वक्फे से पहले आता था। मेरे कजिन ने कहा मेरे ख्याल में बहुत तेज ठंड होगी, हमारे पास पहले ही बेहतर मोड था, आज की रात जैसा कि कल हमारा मुश्किल दिन होगा। तो इसकी कजिन ने इनसे कहा कि जैसा कि आज की रात से ही पता चलता है सर्दी बहुत है, तो कल का दिन भी जो है इनके लिए मुश्किल होने वाला था। 3 बजे उसने मुझे जगाया, जल्दी से कपड़े पहनकर मैं नीचे चला गया और गरम कॉफी और सैंडविच दिया। फिर हमारे पास कुछ ब्रांडी थी, यानी कि सुबह के नाश्ते की बात कर रहे हैं, जो ये सुबह अलग सुबह उठे थे, सुबह 3 साढ़े 3 बजे, तो उसके बाद के नाश्ते की ये बात कर रहे हैं। गर्म कॉफी इन्होंने ली, सैंडविच लिया और कुछ ब्रांडी भी इनके पास थी। अपने फर कोट ऊपर डाले और प्लंजर रखवाले, जो इनके 2 कुत्ते थे, उनका नाम प्लंगर और पेरट था, तो इनके पास जो थे 2 कुत्ते थे, रखवाले कुत्ते, जो उनकी मदद करते, जो इनको साथ लेने थे अपने शिकार पे। हम जल्द ही दलदल के किनारे पर थे और एक छोटा सा रास्ता इख्तियार किया। झोपड़ी की तरफ जो है इनके कुत्ते भाग रहे थे, मैं अंदर चला गया और जैसा कि हमारे पास परिंदों के सामने इंतजार करने में तकरीबन 1 घंटा था, तो मैंने अपने आप को कालीन में लपेट कर गर्म करने की कोशिश की। तो वहां जाके इन्होंने ये सब किया, अपने आप को पहले गर्म करने की कोशिश की, क्योंकि सख्त सर्दी का मौसम था। कार्ल ने हुक्म दिया आग, क्योंकि मैं खांसी शुरू कर चुका था, यानी कि सर्दी की वजह से जो है इनको खांसी शुरू हो गई थी। और इनकी कजन जो थे वो इन सब चीजों का मामूल जानते थे, और उन्होंने इनको कहा कि आप आग जलाएं क्योंकि आपकी खांसी शुरू हो गई है। और मेरा कजन परेशान था कि कहीं मुझे सर्दी ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने इनको कहा कि आप जो है आग जला लें। लेकिन अचानक एक अजीब सी चीख, एक गुमशुदा आवारा रोना हमारे सरों से गुजर गया। हमारी आग की रोशनी हमें जंगली परिंदे दिखाए, यानी कि आग जो इन्होंने जलाई उस रोशनी में इन्होंने देखा, चीखें इनको सुनाई दी, इनके सरों के ऊपर से जो है चीखें गुजरती इनको लगी। और इन्होंने क्या देखा, इन्होंने अपनी आग जो जलाई हुई थी उसकी रोशनी में इन्होंने देखा कि जंगली परिंदे जो है आ रहे थे, और अचानक रोशनी होने लगी और सुबह वादी में चमकी, यानी कि इसी के साथ जो है सुबह का आगाज हुआ, सुबह की रोशनी आई और पूरी वादी में जो है रोशनी आ गई। आग बुझाओ, कार्ल ने कहा, और उनकी कजन ने इनको कहा कि आग बुझा दो, ये दिन की रोशनी के करीब है। और फिर हमने दलदल से बतखों की लंबी कतारों का शानदार नजारा देखा और उफक की तरफ कामिल तश्कील में उड़ना शुरू कर दिया। तो ये देखते हैं जैसे ही सुबह का आगाज होता है, इसी के साथ जो है ये देखते हैं कि दलदल में, जिस दलदल के करीब ये थे, उसमें बतखों की लंबी कतारें इन्होंने देखी। उन्होंने एक शानदार नजारा देखा और उन्होंने जो है उफक की तरफ, यानी कि आसमान की तरफ उड़ना शुरू किया। कार्ल की बंदूक से रोशनी की चमक थी और एक तेज आवाज। दोनों कुत्ते आगे भागे, यानी इन्होंने जो है अपना शिकार करना शुरू कर दिया। और जैसे ही ये शिकार करते थे, जो कुत्ते इनके हैं जो इन्होंने अपने शिकार के लिए जो साथ उठाए थे, वो आगे बढ़ जाते थे। तकरीबन हर मिनट में हमने बारी बारी गोली चलाई और प्लंगर और पेरियट सांस लेते हुए हमारे लिए खून बहने वाले परिंदे लाते रहे। या कहते हैं कि हर मिनट में हमने गोली चलाई, इस्तेमाल किया गोलियों का परिंदों पे, जो इन्होंने कहा कि उड़ते हुए जो बतखें थी उन पे इन्होंने शिकार किए, वो जमीन पे गिर जाते थे और इनके जो शिकारी कुत्ते थे वो इनके पास वो शिकार ले आते थे। जिनकी आंखें मुझ पर जमी हुई थी कभी कभी मुझे परेशान कर देती थी, यानी कि कहते कि जो शिकार हम करते थे उनकी आंखें मुझ पर जमी हुई थी, मेरी तरफ देख रही थी और वो मुझे, उनकी आंखें जो है परेशान करती थी। सूरज तुलू हो चुका था और ये नीले आसमान के साथ एक रोशन दिन था और हम अभी जा रहे थे वापसी के लिए, जब फैली हुई गर्दन और फैले हुए परों वाले 2 परिंदे तेजी से उड़ गए हमारे सिरों पर। मैंने गोली चलाई और उनमें से एक तकरीबन मेरे पांव पर गिर गया। ये कहते हैं कि अब जब पूरा दिन जो है शुरू हो गया था, ऐसे में 2 परिंदे हमारे सर के ऊपर से गुजरे और ये कहते हैं मैंने एक पर गोली चलाई और वो मेरे पांव पर आकर गिर गया।
एक चांदी की छाती और फिर मेरे ऊपर नीली जगह में मैंने एक आवाज सुनी। आवाज एक परिंदे की थी। ये एक मुख्तसर बार बार दिल को छू लेने वाला नौहा था। यानी कि इस जानवर के गिरने के बाद इनके सर के ऊपर एक और परिंदा जो है वो आके चिल्ला रहा था, चीख रहा था, आवाजें शोर मचा रहा था और इनको ऐसा लग रहा था कि ये नौहा है, यानी कि ये बहुत दुख भरा, दर्द भरा जो है रोना है इसकी आवाज में, दूसरे परिंदे की पुकार है। इसका नर जिसे मैंने मारा था, इसने अपने मुर्दा साथी को देखते हुए गोल गोल चक्कर लगाया जिसे मैंने अपने हाथ में पकड़ रखा था। ये उस जानवर का नर था जो जिसको इन्होंने अभी अभी जो है अपनी बंदूक का शिकार बनाया था। ये उसी जानवर का नर था जो इनके इर्द गिर्द गोल गोल चक्कर लगा रहा था। कार्ल अपने घुटनों के बल इसकी बंदूक इसके कंधे पर थी, इसे बेताबी से देख रहा था जब तक ये न हो शार्ट के अंदर रहो। इसने कहा, तुमने इसके मादा को मार डाला है और इसका साथी कभी उड़ नहीं सकेगा। ये सच था। परिंदा मुसलसल हमारे ऊपर चक्कर लगाता रहा और अपनी चीखें जारी रखता। तो कार्ल ने इनको कहा कि तुम अभी बैठे रहो, ये जो परिंदा तुम्हारे इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, इसके जो है ये उसका नर है, यानी कि जिस परिंदे को इसने मारा था ये उसका नर था। वो मादा जो है उसको इन्होंने उसका शिकार किया था और उसका नर जो है इनके इर्द गिर्द घूम रहा था और ये तब तक मुसलसल चक्कर लगा रहा था जब तक कि ये अपने नर को अपने जो मादा है उसको नहीं देख लेता। कभी नहीं मैंने अपनी सारी जिंदगी में ऐसा मंजर जो है, ऐसी आवाजें नहीं सुनी जो इस परिंदे से आती है। तो गायमा पसंद हमें कहते हैं कि अपनी सारी जिंदगी में, अपनी पूरी जिंदगी में मैंने ऐसी चीखें कभी नहीं सुनी जो इस परिंदे से आ रही थी। ये दर्द का एहसास दिला रही थी ये चीखें इनको। वो अकेला था और खो गया था और फिर वो उस खतरे के तहत उड़ जाएगा। बंदूक जिसने इसकी हरकत का पीछा किया लेकिन वो बार बार वापस आया। तो इन्होंने अपनी बंदूक दिखा के उसको भगाने की कोशिश की उस परिंदे को, लेकिन खतरे का उसको कोई भी एहसास नहीं था। वो नहीं डर रहा था, कोई भी खतरा उसको महसूस नहीं हो रहा था। वो बार बार वापस आ रहा था। मैंने अपनी आंखों में आंसुओं की लहर महसूस की। एहसासात, मुर्दा परिंदे को जमीन पर छोड़ दो, कार्ल ने कहा। इसे आने दो। और आखिरकार वो हमारे करीब आया। तो इसके कजन कार्ल ने इसको कहा कि ऐसे तो ये जाने वाला है नहीं, इसके मुर्दा जो साथी हैं उनको अब जमीन पे रख दो और इसे आने दो। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो आखिरकार हमारे करीब आया, खतरे से बेपरवाह, यानी कि वो खतरा उसको महसूस नहीं हुआ कि इनके पास तो हथियार है, मैं भी मारा जाऊंगा। वो भागा नहीं, वो वापस आया अपने साथी की तलाश में, एक अजियत में मोहब्बत का, यानी कि अजियत थी उसके दिल में, उस परिंदे के दिल में मोहब्बत भी थी। कार्ल ने फायर किया और मैंने इसके जिस्म को पानी में छिड़कते हुए सुना। यानी कि जो परिंदा अब उस अपने परिंदे साथी के पास आया उस पर भी जो है कार्ल ने फायर किया, गोली चलाई। और गाय मापसंत जो है वो कहती है कि मैंने इसके जिस्म को पानी में छिटकते हुए सुना। पायरेट आगे बढ़ा और चंद मिनटों में इसे मेरे पास ले आया, यानी कि वो शिकारी कुत्ता इस जो शिकार को भी है इसके पास ले आया। कार्ल ने गेम बैग खोल कर रखा। मैंने सर हिलाया, यानी कि कार्ल जो थे उन्होंने अपना जो थैला है वो खोला ताकि वो उन शिकारी परिंदों को जिनको इन्होंने शिकार किया था उनको उस थैले में डाल देते। लेकिन जो गाय मापसंद थे उन्होंने कहा सर हिला के कि नहीं, इनको हम नहीं लेके जाएंगे। मैंने जवाब नहीं दिया। तुम जमीन पे क्या कर रहे हो? मैं जो कुछ कर रहा था इसे रोक नहीं सकता था। जब मैं बनाना खत्म कर चुका था, यानी कि अपनी बंदूक से एक इन्होंने दायरा जमीन पे खींचा और जमीन को खोदा, एक सुराख बनाया जमीन में। मैंने अपनी जमीन में एक बड़ा सुराख बनाया। मैंने कार्ल से कहा, बराह करम कुत्तों को ले जाओ और जाओ, मैं इन परिंदों को जमीन में डाल दूंगा और फिर आपको पकड़ूंगा। इसने चंद लम्हे मेरी तरफ देखा, फिर कुत्तों को सीटी बजाई और रौंद डाला। मैंने 2 मुर्दा परिंदों को एक ही कब्र में आसमान के नीचे दफन कर दिया। रश बढ़ते हुए चारों तरफ और अपने ही घर में सर्दी और तन्हा दलदल के दिल में, यानी कि इनका दिल बहुत पिघल गया जब इन्होंने देखा कि एक साथी को जब इन्होंने परिंदे को मार दिया तो उसका दूसरा साथी किस तरह बिला खौफ होके अपनी जान की परवाह ना करते हुए बिल्कुल इनके पास डटा रहा अपने साथी जानवर के लिए। और उसको भी जब इनके कजन ने जो है गोली मार कर मार दिया
तो तब ये कहते हैं कि किस तरह से इनके अंदर जो है एहसासात जाग गए, इनको बहुत महसूस हुआ कि बहुत बड़ी गलती हो गई, और इन्होंने उनको घर ले जाने से इनकार किया और उनके लिए जो है जमीन में सुराख खोद के दोनों मुर्दा परिंदों को एक ही कब्र में जो है एक ही जगह पे जो है दफन कर दिया। आगे बढ़ते हुए आपने जो कहानी है वो सुनी, इसके आगे जो है सवालात हैं जिनके आपको जवाब देने हैं। मुझे उम्मीद है जो मैंने कहानी आपके सामने पढ़ी, जिसका मैंने मुताला किया, आपने उसको बखूबी समझा होगा। तो सवालात जो हमारे हैं वो इस तरह से है, बयान करने वाला किस लिहाज से सादा आदमी है, यानी कि जो ये कहानी हमें सुना रहा है, अपने बारे में बता रहा है, वो किस लिहाज से सादा आदमी है। सबक जो कहानी पढ़ के आपको इस चीज का अंदाजा हो चुका होगा कि वो किस लिहाज से सादा आदमी था। वो कब तक बतखों को मारने में वक्त गुजारना चाहते थे। बिल्कुल बहुत ही जो है आसान सवालात हैं जिनको आपको जवाब देना है। वो कब तक बतखों को मारने में वक्त गुजारना चाहते थे। पैराग्राफ 4 से हमें रावी के कजिन के बारे में क्या मालूम होता है, यानी कि किस तरह की शख्सियत का वो मालिक था। जो जो हमारे रावी हैं, जो कहानी सुनाने वाले हैं, उनकी कजिन जो है वो किस तरह की शख्सियत के मालिक थे। पैराग्राफ 4 से आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कैसी शख्सियत के मालिक है, वो आपको लिखना है या उसका जवाब देना है। पैराग्राफ 10 में किस लफ्ज का मतलब है दिन का वक्फा। कार्ल ने आग बुझाने के लिए क्यों कहा। तो ये जो बहुत ही आसान सवालात है, आप फिर से मुताला करना चाहें इस कहानी का, फिर से मुताला करके जो है इन सवालात का जवाब दे सकते हैं। जब उन्होंने परिंदों को देखा तो रावी और कार्ल का क्या रद्द-ए-अमल था। परिंदों को देख के दोनों ने क्या किया, यानी कि क्या रद्द-ए-अमल था। पैरोट और प्लंगर की सांस क्यों खत्म हुई। मादा परिंदों को मारने का कार्ल और रावी पर क्या असर हुआ, यानी कि आप देख सकते हैं कि दोनों पे अलग अलग असर हुआ। जिस तरीके का असर जो है हमारे रावी पे, गायमा पसंद पे हुआ, उस तरीके का असर जो है जो उनके कजिन थे कार्ल, उन पे नहीं हुआ। दोनों के एहसासात अलग अलग हैं। आप अगर ध्यान से इसका मुताला करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों अलग अलग शख्सियत के मालिक हैं, दोनों के अलग अलग एहसासात हैं। जो परिंदे उन्होंने मारे, उनको मारने का रद्द-ए-अमल दोनों का अलग अलग था, मुख्तलिफ था। नर परिंदे ने खतरे को क्यों नजरअंदाज किया, ये भी मैंने जो है आपको जो है समझाया कि नर परिंदे ने खतरे को क्यों नजरअंदाज किया, क्यों नहीं वो खतरे से डरा। रावी ने दो मुर्दा परिंदों के साथ क्या करना चाहा, तो ये भी आपने पढ़ा, ये भी आपने सीखा कि उन्होंने क्या किया। रावी और कार्ल किन तरीकों से एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। हमने देखा कि रावी जो है हमारे गायमा पसंद और उनके जो कजिन थे कार्ल, वो बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। मुख्तलिफ शख्सियात थी, मुख्तलिफ एहसासात थे, मुख्तलिफ एहसासात का मुजाहरा था जो पूरी कहानी हमने पढ़ी उस पे। तो आपको यही लिखना है कि किस तरह से दोनों मुख्तलिफ थे। बिल्कुल बहुत ही सादा और आसान सवालात, और सवालात का जवाब जो है आप तभी दे सकते हैं जब आपको ये कहानी जब आपने समझी होगी। अगर आपको अभी भी कोई जो है इसमें दिक्कत है तो आप फिर से इसका जो है मुताला कर सकते हैं, और मुताला करने के बाद ही जो है सारे हमारे जो सवालात हैं उनके जवाबात खुद सामने आ जाएंगे। आगे बढ़ते हुए अगला उन्वान जो है हमारा वो ग्रामर के लिहाज से है। ग्रामर के लिहाज से आज आपकी जो दर्स की किताब है इसमें दिए गए हैं एडवर्ब्स, जिन्हें हम मुतलिक फ़ैल कहते हैं उर्दू में। तो मुतलिक फ़ैल ये कौन से अल्फाज होते हैं ग्रामर के लिहाज से, कैसे होते हैं, कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, कैसे हम जो है इनकी पहचान कर सकते हैं। क्योंकि आपके जो इम्तिहानात है अक्सर फिर आपके जो पर्चे हैं उनमें इनका जो है जिक्र होता है, आपसे पूछा जाता है, क्योंकि पहले ही जो है आपकी दर्स की किताबों में ये सारी चीजें दी हुई होती है। तो आपको चाहिए कि इनका बारीकी से मुताला करें ताकि आप इम्तिहानात में जो है आसानी से फिर इनको इन सवालात को कर सके। सो आज का जो हमारा ग्रामर के लिहाज से जो उन्वान दिया गया है वो मुतलिक फ़ैल है। फिर से मैं आपके सामने कुछ जुमले जो है पढ़ूंगी, उनका मुताला करूंगी, आप ध्यान से उनको सुनेंगे, और जिस चीज पे मैं ज्यादा तवज्जो से जो जिनको मैं पढ़ूंगी वो भी आप ध्यान से देखेंगे। पहला ही जुमला जो हमारा है, कार्ल ने परिंदों को बेताबी से देखा। हमारा कल एक मुश्किल दिन होगा। हम जल्द ही दलदल के किनारे पर थे। मैं नीचे चला गया।
गौर करें कि अंडरलाइन अल्फाज सवालात का जवाब देते हैं कि कैसे, कब या कहां। जो अल्फाज यहाँ पे जिनको अंडरलाइन किया गया है, यानी जिनके नीचे लकीर खींची गई है, वो हमें कुछ सवालात का जवाब देते हैं। जैसे कि कार्ल परिंदों को देख रहे थे, ये तो सही है, लेकिन कैसे देख रहे थे? बेताबी से देख रहे थे, यानी कि कैसे का जवाब। हमारा एक मुश्किल दिन होगा, कब? कल। हम जल्द ही कहां होंगे? दलदल के किनारे पर। मैं चला गया, लेकिन कहां? नीचे। यानी कि वो सवालात जिनमें कैसे, कहां, कब आता है, और उनके जवाब जो हैं, जो इन सवालात का जवाब देते हैं कि कैसे, कहां या कब। तो ये जो अल्फाज है हमारे, ये इनको हम ग्रामर के लिहाज से मुतलिक फैल कहते हैं या फैल मुतलिक कहते हैं। फैल आपने समझा होगा या आपको पता होगी, आपने देखा होगा। फैल जो है, फैल किसी भी काम के करने को हम ग्रामर के लिहाज से फैल कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, अगर आपको याद हो तो उसको हम वर्ब कहते हैं। और किसी भी काम के करने का एक तरीका होता है कि कैसे हम वो काम कर रहे हैं। फैल जो है काम करने को कहते हैं, और किस तरह से हम वो काम कर रहे हैं, कहां पर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसको हम मुतलिक फैल कहते हैं, यानी कि एडवर्ब कहते हैं। ये हमारे वर्ब में, हमारे फेल में थोड़ी और जो है, थोड़ी और जानकारी या फिर जिसको हम मालूमात कहते हैं, मालूमात में और इजाफा करता है हमारा मुतलिक फेल। तो यहाँ पे आपके सामने जो है एक टेबल दिया गया है, ऊपर लिखा है कहां, कब, कैसे। आप देखेंगे इनके नीचे जवाब दिए गए हैं, तीनों खानों में जो है जवाब दिए गए हैं। कहां? इन्हें शेल्फ पे रखो, गिलास में पानी डालकर, गली के आखिर में। यानी कि कोई काम हो रहा है या कोई काम होना है, लेकिन कहां होना है? पहले में हम देखेंगे शेल्फ पर रखेंगे कोई चीज, लेकिन कहां पर रखेंगे? डालेंगे, यानी कि काम करना है, डालना है पानी, लेकिन इसके अंदर, गिलास के अंदर। कहां? गिलास में। जाना है, पहुंचना है, कहां? गली के आखिर में। तो ये जवाब हमें मिलते कहां के, ये बताते हैं कि बारे में, ये क्या है, कौन सा अल्फाज मुख्तलिफ है। इसके आगे कब, यानी कि आ जाओ, कल आ जाओ, कब आ जाओ, कल आ जाओ, यानी कि पहले है, लेकिन कैसे भागा? तेजी से। तेजी से हमारा मुतलिक है, हमें फैल के मुतलिक और बताता है कि वो अगर भागा तो कैसे भागा। बुरे तरीके से खाया फैल, लेकिन कैसे, किस तरह? बुरे तरीके से खाया फैल बन जाता है, और बुरे तरीके से जो हमें फैल के बारे में जो पता है कि खाया, कैसे खाया? बुरे तरीके से। नेचर में भी हमने इसका मुताला किया था, बड़ी बारीकी से इसका मुताला किया। हमने देखा था कि इसका होना कितना जरूरी हमारी रोजमर्रा की जो बातचीत है, हम बातचीत करते हैं, उसमें शाइस्ता तरीका अपनाना है। शाइस्ता होना कहते हैं, या फिर बदतमीजी जो है, जो कहलाती बदतमीजी, तो उसको हम किस तरह से समझें कि बदतमीजी क्या है। या फिर आज हम बहुत ही मुख्तसर अंदाज में देखेंगे कि शाइस्ता होना, इस लेक्चर में हमने बड़ी बारीकी से इसको देखा था, शाइस्ता किस तरह से अपने बातचीत के दौरान। यहाँ पे आज आपके सबक में जो मुसलमान से मुतालिक जो दिए हैं, सिर्फ वो जो है अंदाज, उनके जरिए आप सीखेंगे कि शाइस्ता किस तरह से आप हो सकते हैं और किस तरह से आपको समझा जा सकता है बदतमीज। बदतमीज आपको किस तरह से, किस लहजे में समझा जा सकता है। मैं आपके साथ एक मिसाल दूंगी, एक मिसाल पेश करूंगी, एक दो मिसालें दूंगी, जिससे आपको बिल्कुल जो है वाज़ेह हो जाएगा कि शाइस्ता होना कैसा होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके सामने आपको बताऊं कि दरवाजा बंद करो, और मैं आपको ऐसे भी कहूं कि क्या आप मेरे लिए दरवाजा बंद करेंगे, तो दोनों ही जो सूरतें हैं, दोनों सूरतों में आपको ज्यादा शाइस्ता कौन सा जुमला लगता है, पहला या दूसरा?
पहला जुमला जो है उसमें ऐसा लगता है कि जैसे मैं आपको जो है हुक्म दे रही हूँ, दरवाजा बंद करो, मेरे लिए पानी ले आओ। तो इसमें ऐसा इंसान को लगता है कि जैसे इंसान पे रौब जमाई जा रही हो, दौस जमाई जा रही हो। और दूसरा तरीका जो है, जैसे मैंने आपके सामने अभी बोला, जैसे मैंने कहा कि क्या आप मेरे लिए दरवाजा बंद करेंगे, क्या आप मेरे लिए पानी का एक गिलास लाएंगे। तो दोनों सूरतों में मेरा कहने का मतलब एक ही है। मैं चाहती हूँ कि दरवाजा बंद हो और मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए पानी लाया जाए, लेकिन बोलने का जो मेरा तरीका है दोनों सूरतों में अलग अलग है। पहला वो जो तरीका है वो ज्यादा गैर शाइस्ता लगता है, और दूसरा तरीका जो है मेरा बोलने का वो ज्यादा शाइस्ता नजर आता है। और इंसान हमेशा दूसरे तरीके से ही मुतासिर होता है। तो पहला जो हमारा तरीका है वो गैर शाइस्ता कहलाएगा, हालांकि गलत भी नहीं है। हम कह सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं शट द डोर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ओके। हम इस तरह से भी कह सकते हैं कैन यू प्लीज शट द डोर फॉर मी, कुड यू प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करके, मेहरबानी करके, प्लीज, तो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करके हम ज्यादा शाइस्ता जो है लगेंगे दूसरों को, और ये सही तरीका है, ज्यादा शाइस्ता तरीका है जो बातचीत करने का, जिससे हम ज्यादा शाइस्ता जो है औरों को मालूम होंगे। और ये आपके सबक में जो था आज एक और मौजू था। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे पैराग्राफ क्या है। पैराग्राफ जो है ये एक मुतल्लिका जुमलों का ग्रुप है जिसमें एक वाहिद मुतहद ख्याल है। ये ख्याल आमतौर पर शुरू में होता है और पैराग्राफ और उन्वान के जुमले के तौर पर जाना जाता है। पैराग्राफ जो है ये मुतल्लिका जुमलों का एक ग्रुप है। मुतल्लिका जुमले, अब आप सोचेंगे कि ये मुतल्लिका जुमले क्या होते हैं। मुतल्लिका जुमले जो है एक दूसरे के मुतल्लिक ही होते हैं, या फिर एक ही जो ख्याल है उसके मुतल्लिक होते हैं। जो हमारा पैराग्राफ होता है, क्योंकि आप जो है BEGLA 135 के तलबा तालिबात है, आपको जो है अपने इस कोर्स में, अपने प्रोग्राम में सीखना है लिखना कैसे है। और लिखने का जो हमारा बिल्कुल पहली सतह पे जो हमारा जो एक चीज आती है उसे हम पैराग्राफ कहते हैं, क्योंकि पैराग्राफ से ही जो है शुरुआत होती है हर एक लिखाई की जब हम लिखते हैं। तो पैराग्राफ क्या होता है, इसको कैसे लिखा जाता है, ये बहुत ही जरूरी है सीखना, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि पैराग्राफ क्या होता है, तभी आप एक असरदार, जिसे हम कहते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं। पैराग्राफ जो है एक मुतल्लिका जुमलों का एक ग्रुप है, जैसा मैंने पहले भी कहा। ये एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें एक मुतल्लिका जुमले होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए जुमले होते हैं, जो एक ख्याल, जिसमें एक ख्याल जो है उसमें बताया जाता है या उस पर बात की जाती है। और ये ख्याल जो है आमतौर पर शुरू में होता है, जिसको हम पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। ये टॉपिक सेंटेंस, ये जो शुरुआत में जो ख्याल हम इसका इजहार करते हैं अपने पैराग्राफ में, फिर इससे आगे जुड़ी हुई जितनी भी हमारे पास मालूमात होती है उनको हम पैदल पे लिखना शुरू कर देते हैं, साथ साथ लिखना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इसमें जो है एक वाहिद मुतहद ख्याल होता है, यानी कि एक पैराग्राफ में हम एक से ज्यादा ख्यालात जो है डिस्कस नहीं कर सकते हैं। एक पैराग्राफ में हम सिर्फ एक ही ख्याल जो है उसमें उसी की अक्कासी कर सकते हैं, उसी को बयान कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि एक पैराग्राफ में जो है एक ही ख्याल जो है उसमें डिस्कस होता है, उसी को बयान किया जाता है। हाँ, अगर आपको दूसरा ख्याल उसको बयान करना है, एक ही मजमून से जो जुड़ा हुआ हो दूसरा ख्याल, जिसको हम पर्सपेक्टिव कहते हैं, आइडिया कहते हैं, वो हम दूसरे पैराग्राफ में जो है उसको बयान कर सकते हैं। तो कहने का मेरा मकसद ये है, मतलब ये है कि एक पैराग्राफ में सिर्फ एक ही ख्याल को हम बयान कर सकते हैं। जब भी हमें ख्याल बदलने की जरूरत हो, हमें दूसरे ख्याल को बयान करना हो, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसको दूसरे पैराग्राफ में लिखें। पैराग्राफ में जैसे कि मैंने आपको कहा कि पैराग्राफ में पहले ही शुरुआत में ही उस ख्याल का जो इजहार किया जाता है उसको हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं, और उससे आगे जुड़े हुए जो
हमारे जुमले होते हैं, हमारी सतरें होती है, वो उससे जुड़ी हुई होती है, उसी ख्याल से जुड़ी हुई होती है, और उसको हम सपोर्टिंग सेंटेंसेस कहते हैं। यानी कि जो हमारे सेंटेंसेस सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं वो पहले जुमले को, पहले टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करने चाहिए। हम वहां यहाँ भटक नहीं सकते अपने ख्याल से, यानी कि जिस ख्याल को हम बयान कर रहे हैं अपने पैराग्राफ में, हम उससे भटक नहीं सकते। हमें उसी मुतहत ख्याल के दायरे में रहकर उस पैराग्राफ को जो है कंप्लीट करना है, और फिर अगर हमें आगे कोई और ख्याल जो है उसका जो है उसकी अक्कासी करनी है, उसको बयान करना है, तो हम पैराग्राफ को बदल सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम चौथी यूनिट पे पहुंच जाते हैं। जो चौथा यूनिट है हमारा वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जिसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज आती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसे हम गैर ज़बानी मवासलात कहते हैं, और इसमें हमारी जिस्मानी ज़बान आती है, जिसे मैंने अभी बॉडी लैंग्वेज कहा। गैर ज़बानी मवासलात क्या होती है, आप सोच रहे होंगे, आप जो है सोच रहे होंगे कि ये गैर ज़बानी मवासलात क्या है। मवासलात तो हमेशा ज़बान से ही होती है, तो ये गैर ज़बानी मवासलात क्या है और जिस्मानी ज़बान क्या है। तो गैर ज़बानी मवासलात जो है इसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन के मवासलात के हमारे पास दो तरीके हैं, दो जरिए हैं। हम दो तरीकों से अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, ज़बानी मवासलात यानी ज़बान के जरिए, और गैर ज़बानी जिसमें हम ज़बान का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फिर उसमें हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि मैं अभी आपके सामने कर रही हूं, अपने हाथों का इस्तेमाल, जैसे हम बॉडी लैंग्वेज कहेंगे, जिस्मानी ज़बान कहेंगे। इस यूनिट में गैर ज़बानी मवासलात और इसमें इससे जुड़ी हुई जिस्मानी ज़बान का जो है आप मुताला करेंगे। इसके मकासद आप देखेंगे, आपकी जिस्मानी ज़बान आपके बारे में क्या कहती है, पढ़ने की समझ, और इस यूनिट में आप देखेंगे बोलना, किरदार अदा करना। ग्रामर के लिहाज से आप सादा माजी जो है पढ़ेंगे, और इसके आगे लिखने की महारत, जिस्मानी ज़बान को बयान करना। अब हमारे मकासद जो है इस यूनिट को लेके वो क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है। पहला ही सवाल आपके सामने रखा गया है कि बॉडी लैंग्वेज क्या है। रोजमर्रा की जिंदगी में जिस्मानी ज़बान को समझने की अहमियत, किस तरह मुख्तलिफ लोग चीजों को न सिर्फ अपनी बातों के जरिए पहचानते हैं, बल्कि ये भी कि गैर ज़बानी मवासलात के जरिए कैसे उनको पहचाना जाए। ये हमारे मकासद है। ध्यान रखिएगा कि रोजमर्रा की जिंदगी में जिस्मानी ज़बान को समझने की क्या अहमियत है, किस तरह से आप समझ सकते हैं। अगर आपने जो है गलत समझा जो हमारी जिस्मानी ज़बान है, तो उसके क्या नताइज होंगे। किस तरह से मुख्तलिफ लोग चीजों को न सिर्फ अपनी बातों के जरिए पहचानते हैं, बल्कि ये भी कि गैर ज़बानी मवासलात के जरिए भी कैसे पहचानते हैं। अबलाग से मुतालिक अल्फाज, तफसील कैसे लिखे, कैसे आप तफसीलात लिखेंगे, जुमलों को कैसे किस तरह से जोड़ेंगे ताकि आप तहरीर में ख्यालात का बहाव हो। ये जो है आपके इस यूनिट में सारे मकासद जुड़े हुए हैं। जब आप इस यूनिट का मुताला करेंगे बड़ी ध्यान से, आप तलबा व तालिबात सारे ही इस जो है इस यूनिट का मुताला करेंगे, तो आपकी ये सारे मकासद जो है वो पूरे होंगे। किरदार अदा करने का तरीका, अपनी बोलने और सुनने की महारत को फरोग देने के लिए। तो आगे बढ़ते हुए हम पहले ही देखेंगे कि गैर ज़बानी मवासलात क्या है और ये आपके बारे में क्या कहती है। What does your body language say about you? आपकी गैर ज़बानी मवासलात यानी कि आपकी जो है जिस्मानी ज़बान आपके बारे में क्या कहती है। गैर ज़बानी मवासलात उतना ही जरूरी है जितना कि दिन भर में ज़बानी बातचीत लोगों के साथ। यानी कि गैर ज़बानी मवासलात जो हमने कहा अभी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो उतनी ही जरूरी है जितनी की वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि ज़बानी मवासलात। यानी कि ये उतनी ही जरूरी है जितनी जरूरी हम अपने बातों को समझते हैं, अपने बातचीत को समझते हैं, अपनी जुबान को समझते हैं। गैर ज़बानी मवासलात भी उतनी ही जरूरी है, यानी कि जिसमें हम जबान का इस्तेमाल नहीं करते, जिसमें हम अपने जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा का इस्तेमाल करते हैं। जिस्मानी ज़बान और चेहरे के तासुरात एक शख्स के तौर पर आपके बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस्मानी ज़बान और चेहरे के तासुरात, यानी कि आपकी जिस्मानी ज़बान, आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से जिनको आप इस्तेमाल करेंगे, आपके चेहरे के तासुरात जो आप अपने चेहरे पे मुख्तलिफ एहसासात का जो है मुजाहिरा करेंगे, तासुरात रखेंगे अपने चेहरे पर, ये आपके बारे में बहुत कुछ कहते हैं।
हमारा लिबास, हमारी शक्ल, हमारे बैठने या खड़ा होने का तरीका, जिस तरह से हम दूसरे लोगों को छूते हैं, हमारे इशारे, इन सब का हमारे बारे में कुछ कहना है। यानी कि ये सारी चीजें, हमारा लिबास, हम किस तरीके का लिबास पहनते हैं, हमारी शक्ल, हमारे बैठने या खड़ा होने का तरीका, किस तरह से हम लोगों से मिलते जुलते हैं, हमारे इशारे जो हम लोगों को दिखाते हैं, तो ये हमारे शख्सियत के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। हमारी लैंग्वेज के बारे में, हमारे मवासलात के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, और हमारी मवासलात को वो जो है बहुत पुर असर हमारी मवासलात होती है इनसे। ये समझना जरूरी है कि हमारी जिस्मानी जबान हमारे बारे में क्या पैगाम देती है, ताकि हम इससे आगाह रहे। तो हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि हमारी जिस्मानी जबान हमारे बारे में क्या कहती है। कहीं हम अपनी जिस्मानी जबान के जरिए गलत तो नहीं समझे जाते? क्या हम गलत तासुरात आगे तो नहीं भेज रहे हैं? हमें इस चीज से आगाह रहना चाहिए। हम अपने फायदे के लिए इसमें कुछ तब्दीलियां कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले यूनिट में भी कहा कि अगर आपको लगे कि आपके तासुरात सही नहीं है, आपकी जो शख्सियत है उसको उभार नहीं रहे हैं, आपकी शख्सियत की सही अक्कासी नहीं कर रहे हैं, तो आप उसमें कुछ तब्दीलियां लाजमन ला सकते हैं। बेहतर तामुल और मवासलात के लिए इस यूनिट में आप सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आपकी बेहतर तामुल के लिए, आपकी बेहतर मवासलात के लिए, बेहतर बातचीत के लिए, जैसा कि हमारे इस यूनिट को, इस कोर्स को पढ़ने का मकसद ही अंग्रेजी रोजमर्रा की जिंदगी में उसमें ज्यादा कामयाबी हासिल करने के लिए जो है, इस यूनिट में आप सीखेंगे कि जो हमारी जिस्मानी जबान है ये किस तरह से हमारे मवासलात के लिए जरूरी है, और जिस्मानी मवासलात जो हमारी गैर जुबानी मवासलात है वो भी किस तरह से हमारी मवासलात के लिए जरूरी है। दर्ज सवालात का सच्चाई से जवाब दें। हमारे पास कुछ सवालात हैं जिनका आपको जवाब देना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में क्या कहती है? तो इससे हमें पता चलेगा कि आप किस तरीके की जो है जिस्मानी जबान का इस्तेमाल करते हैं, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, और हमारी जो जिस्मानी जबान होती है, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वो ही हमें जो है आगे हमारी एक तस्वीर बनाती है, हमारी शख्सियत को आगे रखती है। तो आपको इन सवालात का जवाब दे के आपको समझना है, सोचना है कि मेरी शख्सियत किस तरीके की है, किस तरीके की शख्सियत को मैं आगे रख रहा हूँ दूसरों के सामने। तो पहला सवाल ये है कि आप एक बहस के बीच में हैं और बहुत गुस्से में हैं, तो आप अपने बाजुओं से क्या कर रहे हैं? यानी कि अगर आप बहस कर रहे हैं किसी के साथ, गुस्से में हैं, तो आप अपने बाजुओं का इस्तेमाल कैसे करेंगे? पहला, इन्हें बेदर्दी से हिलाएंगे। दूसरा, इन्हें अपने अतराफ में पकड़ेंगे, या इनको पार करेंगे। आप अपने बाजुओं में ऐसे जो मामलात है, जब आप इससे बहस कर रहे हैं तो क्या करेंगे? क्योंकि इन सवालों का जवाब देके आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके की शख्सियत के मालिक है, किस तरीके के जो है तासुरात आप रख रहे हैं, किस तरीके की फीलिंग्स जो है आप सामने रख रहे हैं, किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज आपकी है, और आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में क्या बताती है। दूसरा सवाल, आपके दोस्तों को आप से एक पार्टी में मिलना है लेकिन वो देर कर चुके हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? करीबी शख्स के साथ बातचीत शुरू करेंगे, अपने आप को एक मशरूब में डालेंगे और बैठेंगे, या फिर बाहर निकल के उनका इंतजार करेंगे। तो ऐसे मामले में आप क्या करेंगे? तीसरा सवाल, आप नौकरी के इंटरव्यू में हैं और अचानक तमाम चीजें बहुत पुरसुकून हो जाती है, क्या करना है, क्या करेंगे आप? पहला, इंटरव्यू लेने वाले से सवालात पूछेंगे, अपने माजी के काम की एक और मिसाल दिखाएंगे या बहस करेंगे। तीसरा, इंटरव्यू लेने वाले की तरफ पलट कर देखेंगे या उनके आगे बढ़ने का इंतजार करेंगे। तो ऐसे मामले में आप क्या करेंगे? जब आप किसी हुजूम, चौथा सवाल, जब आप किसी हुजूम वाली जगह पर होते हैं, मिसाल के तौर पर आप एक शॉपिंग मॉल में हैं, कैसे होगा, क्या करेंगे आप अपनी सैर की वजाहत करते हैं, कैसे करेंगे आप? 3 तरीके हैं। आप सुस्त होंगे, सब कुछ देख रहे होंगे। दूसरा, आप दरमियाना दर्जे में रहेंगे, सिर्फ वहीं रुकना पसंद करेंगे जहां आपकी जरूरत होगी। तीसरा, तेजी से जो आपकी जरूरत है हासिल करेंगे और चले जाएंगे, यानी कि बहुत बड़ा हुजूम है शॉपिंग मॉल में, तो किस तरीके की आप जो है अपनी जिस्मानी जुबान किस तरह से, कि आप सुस्ती दिखाएंगे, दरमियाना दर्जे में रहेंगे, या फिर तेजी से फुर्ती से जो है अपने काम निकालेंगे और वहां से निकल लेंगे। आप बारिश में बस का इंतजार कर रहे हैं और कोई कार गुजरती है, बहुत बड़ा तालाब, और आपको कीचड़ वाले पानी से भिगो देता है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ड्राइवर पे चीखेंगे और कार की साइड को लात मारेंगे, क्या आप ऐसा करेंगे? दूसरा,
काम के रास्ते पर हैं, आप अपने आप को एक नया लिबास पहनाएंगे, एक नया लिबास खरीदेंगे, या तीसरा सारा दिन अपने क्यूबिकल में छुप जाएंगे, यानी कि अपने जो आपका दायरा है, आपका कॉलेज है, ऑफिस है, क्या आप वहां पे छुप जाएंगे। ये जो पांचों सवालात है, इनके जब आप देंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस तरह के जो है जिस्मानी जबान का इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे आप ऐसे मामलात में। तो जब आप ऐसे मामलात का जवाब देंगे कैसे भी करके कि आप क्या करेंगे इन हालात में, क्या करेंगे इन मामलात में, तो ये अक्कासी करता है आपकी शख्सियत का, कि आपकी शख्सियत जो है वो कैसी है, किस तरीके की जो है जिस्मानी जबान आप इस्तेमाल करेंगे। अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे पढ़ने से मुतालिक 4-5 जो है हमारे पास सिचुएशंस आती हैं, या जिनको हम सतह कहते हैं। किसी भी पढ़ने वाले मवाद के माने कम से कम 4 सतहों पर काम करते हैं, यानी कि किसी भी चीज को जो हम पढ़ते हैं इनको हम 5 तरीकों से पढ़ सकते हैं। इनके 5 तरीके के मतलब हो सकते हैं। जब भी आप कोई किसी चीज का मुताला करें, किसी टुकड़े का, किसी किताब का, किसी यूनिट का, किसी उन्वान का, इसके जो है इनके जो मतलब होते हैं, इनकी जो माना होते हैं, ये 4-5 सतहों पे जो है कम से कम 4-5 सतहों पे किए जाते हैं। पहला लफ्जी, यानी कि आप सिर्फ लफ्जों के माने देखते हैं, सिर्फ लग़वी माने देखते हैं। दूसरा तशरीही, कुछ हमारे पास ऐसा मुताला करने के लिए जो है कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिनकी तशरीही जो है माना निकलते हैं। जैसे हमारे पास शार व शायरी का मवाद होता है, जब हम उनको पढ़ते हैं तो एक शार का हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा लंबा जो है उनकी तशरीह हो जाती है, तो वहां पे हम देखते हैं तशरीही माना भी हम पढ़ने में उनकी मवाद भी निकल आते हैं। तीसरा तनकीदी, और चौथा तख्लीकी। किसी चीज को पढ़ने के बाद तनकीदी जो है मवाद भी हासिल होता है, कि यानी कि किसी चीज से मुतल्लिक तनकीद होती है और आपको तनकीदी मवाद मिलता है, जिसको हम क्रिटिसिज्म कहते हैं या क्रिटिकल कहते हैं। और चौथा तख्लीकी, यानी कि क्रिएटिव जिसको हम कहते हैं। कोई ऐसा भी मवाद होता है जहां पे नई चीजों की तख्लीक होती है, नई चीजें आपको बताई जाती है, नई चीजें पढ़ाई जाती है, नई नई चीजें जो है क्रिएटिव अंदाज से आप सीखते हैं। तो किसी भी चीज को पढ़ने के लिए जो है पढ़ने वाले के लिए मवाद के माने कम से कम 4 सतहों पर काम करते हैं। ये जो है ये इस चीज का जो है दारोमदार इस पे है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो क्या है। जो अगर आप आम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसके लफ्जी माने हैं। अगर आप कोई चीज ऐसी पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि जिसमें जो है बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा जो है माना निकलता है, जैसे तशरीही मतलब जिसे हम तशरीही माना कहते हैं, तशरीही मवाद कहते हैं। या कोई ऐसी चीज जैसे हमारे अखबारात में हम देखते हैं अक्सर आए दिन आर्टिकल्स होते हैं, तो आर्टिकल्स किसी जो है हमारी समाजी या फिर हमारी सियासी मामलात को लेके होते हैं और उनमें क्या होता है, उनमें तनकीद होती है। तो ऐसे मवाद को हम तनकीदी माना उनमें से निकाल सकते हैं, तनकीदी जो है मवाद उनमें से निकलता है। और चौथा जो है तख्लीकी, कोई चीज ऐसी होती है जो आपको कोई चीज नई सिखाती है, जिसमें आप कोई नई चीज पढ़ते हैं, नई चीज सीखते हैं और अपने आप में उसको जो है शामिल करते हैं। तो ऐसे में उसका जो मवाद है, उसके जो माना है वो तख्लीकी है। लग़वी सतह में मालूमात का फहम शामिल है जो बराह रास्त है, मतन में बयान किया गया है। तह सतह पर हम लाइनों के दरमियान पढ़ते और पहचानते हैं। ख्यालात और मालूमात जो बराह रास्त बयान की गई है। तो जब हम लग़वी सतह में मालूमात का फहम जो है वो शामिल है और लेते हैं, तो ये जो है हमारे पढ़ने के 4 जो है हमने मामला देखे, किन सतहों पे हम जो है पढ़ने को इस्तेमाल कर सकते हैं, किन माना को हम निकाल सकते हैं पढ़ने में। तो आज के इस लेक्चर में हमने फीलिंग्स या एहसासात और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या फिर गैर ज़बानी मवासलात जो है उनका मुताला किया। और मुझे उम्मीद है कि आपने बखूबी इनको समझा होगा। और अगर आपको दिक्कत लगती है कभी भी, तो आप अपने जो आपकी कोर्स बुक्स है, किताबें दी गई हैं, तो उनका मुताला फिर से कर सकते हैं और उनको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो आज के लिए हम आपसे जो है इजाजत चाहते हैं अगले लेक्चर तक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपकी और हमारी निगरानी करे, हिफाजत करे।